हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे क्या कि कंपाइलर का सिलेबस टोटल कंप्लीट हो गया। मतलब क्या, टोटल अब तक कुमनव एडू हब में जो कुमनव गेट सीएससी मोबाइल ऐप है या फिर कुमनव गेट सीएससी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। जिसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और टीओसी और कंपाइलर। ठीक है, इतना 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। और टेक्निकल सब्जेक्ट में अब केवल 3 सब्जेक्ट रिमेनिंग है। क्या क्या? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डीवीएमएस और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक जिसको बोलो। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक 3 मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट में रिमेनिंग है। और एक मैथ्स हो गया जो, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स ले लो और डिस्क्रीट दोनों के डिफरेंट भी लेते हैं, और साथ में जनरल एबिलिटी का जो होता है। ठीक है, तो इतना रिमेनिंग है और कोशिश यही है मेरा कि मार्च एंड होते होते एटलीस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट सारा हम कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट जो अप्रैल का मंथ होगा उसमें मैथ्स हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट यही है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगला जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ये सब्जेक्ट मेरा क्या है, डीवीएमएस। ठीक है, और डीवीएमएस के देखो इंपॉर्टेंस क्या है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रफली अराउंड डीवीएमएस से समझ लो कि 10 मार्क्स आना है। ठीक है, रफली अराउंड 10 मार्क्स यहाँ से वेटेज रहेगा गेट एग्जाम में। और उसके साथ में अगर देखा जाए कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना टाइम यहाँ पर देना है हम लोग को, तो ऑन एन एवरेज समझ लो क्या कि 60 आवर्स टाइम हम लोग को देना होगा। ठीक है, 60 आवर्स, हो सकता है कि 65 तक रहे, क्योंकि रीजन क्या है कि ये सब्जेक्ट इस तरीके से है कि यहाँ पर मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि देखो कोई पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, अगर केवल थ्योरी को बता देंगे समझ नहीं पाओगे, वो बहुत ही मुश्किल होगा समझने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा हमको कि बहुत सारा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस सेम टॉपिक पर करना होगा सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चंस के हेल्प से हम सारे थ्योरी को समझा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके चक्कर में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा केवल मकसद यही है और तुम लोग का भी यही मकसद होना चाहिए क्या कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टाइम 5 घंटा ज्यादा लग जाए, 5 नहीं 10 घंटा ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया है सिलेबस, एक बार एक सब्जेक्ट का सिलेबस अगर हम कवर कर लिए हैं, इसका मतलब क्या कि गेट एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो हम कर ही सकते हैं। और अगर इस तरीके से ही सारा सब्जेक्ट का स्टडी करते हो कि एक बार थ्योरी पढ़ लिए सही से, कि जितना भी हो सकता है टॉपिक में एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा होता है, गेट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो सारे को एक साथ में कोरिलेट करके पढ़ लिए हो, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि एग्जाम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा रहे जो थोड़ा टफ रहे, ठीक है, या टाइम टेकिंग रहे, टाइम के चलते छूट जाए, लेकिन समझो मान लो इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो 70 टू 80 मार्क्स है जो एग्जाम में, गेट एग्जाम में 70 टू 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और 70 टू 80 मार्क्स अगर स्कोर कर लोगे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो आईआईएससी हो या फिर कोई आईआईटी हो या फिर पीएसयू, बात कर लो, लगभग सब मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश यही करना है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन हर चीज को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो आज का क्लास मेनली क्या है, आज हम बताने वाले हैं क्या कि डीवीएमएस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, पहला चीज। साथ में इस टोटल जो हम यहाँ पर बताए, टोटल जो हम बताए यहाँ कि 60 आवर्स टाइम देंगे, तो ये 60 आवर्स में हम क्या क्या टॉपिक, मेन जो टॉपिक होता है, मेन क्या क्या टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत छोटा कोई टॉपिक रहे, सब टॉपिक रहे, वो यहाँ पर हम लिस्ट नहीं किए हैं, लेकिन आज हम एक इंडेक्स बताने वाले हैं कि रफली 60 आवर्स में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ऐसा भी छोटा छोटा टॉपिक है जो कि यहाँ लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन हम वो कवर कर रहे होंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पर केवल लिखे हैं। ठीक है, उसके अंदर में इंटरनल जितना कुछ है सारा कुछ हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंडेक्स देखने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि डीबीएमएस क्यों पढ़ते हैं, क्या है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म देखो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या है, देखो डेटाबेस मतलब क्या समझ में आता है, डेटाबेस मतलब क्या हो गया, बहुत सारा डेटा का कलेक्शन, बहुत सारा डेटा का कलेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हो, बहुत सारा रिलेटेड डेटा का कलेक्शन भी बोल सकते हो। मान लो डेटा बहुत सारा है लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज रिलेटेड भी है। जैसे क्या, सिंपल देखो कि गेट का तुम फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है,
तो गेट जो भी कमेटी है जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जो भी आईआईटी कर रहा हो, जैसे इस बार अभी खड़गपुर कर रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई और हो, उसके बाद कोई और हो, या फिर पास्ट में कोई भी किया हो, ठीक है। उसके पास में क्या होता है कि इतना सारा गेट का फॉर्म आता है, इतना सारा गेट का कैंडिडेट मतलब अप्लाई किया रहता है फॉर्म, कि बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है। तो हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के लिए किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। तो डेटा का जो स्टोरेज है ना, उसको ये डील करता है डीबीएमएस सब्जेक्ट। अब डेटा स्टोरेज का मतलब क्या है कि देखो सिंपल एक चीज बताओ, डेटा स्टोर करने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेटा स्टोर कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोर करके भूल जाओ, कि ठीक है स्टोर करना है ना, मान लो तुमको घर में मतलब पापा मम्मी कोई भी या कोई और ही बोले क्या कि अच्छा लो ये बैंक का पासबुक है रख देना कहीं, तुम बोला अच्छा ठीक है रखना है रख देते हैं, गया कुआं में फेंक दिया, वो भी रखना ही एक तरह का है, रख दिए, दोबारा नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा रखना नहीं है, रखने मतलब क्या होता है, सेफली रख दो कि अगर नेक्स्ट टाइम जब रिक्वायरमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम जब कभी रिक्वायरमेंट होगा, तुम उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, तुम उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। मतलब क्या, इस तरीके से रखना है, इस तरीके से डेटा को रखना है, डेटा को इस तरीके से स्टोर करना है जो कि आसान तरीके से एक्सेस हो जाए। मतलब क्या, डेटा को जब स्टोर करना है हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन जब उस डेटा का रिक्वायरमेंट हमको होगा तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। डीबीएमएस सब्जेक्ट यही बताता है, डीबीएमएस सब्जेक्ट है जो यही बताता है। इसका क्या कहना है कि तुम डेटा को स्टोर करो, डेटा को स्टोर करो तो क्या बनेगा, डेटाबेस बनेगा, ठीक है। अब अगर विदाउट डीबीएमएस कर रहे हो, मतलब क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम जो यहां लिखा है, मतलब क्या, एक मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। मान लो क्या कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तुम इस सॉफ्टवेयर में डेटा को इंटर किए हो, इस सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि तुम्हारे डेटा को जाकर स्टोर कर दिया। कैसे स्टोर कर दिया तुमको दिखा नहीं रहा है, स्टोर कैसे किया तुमको नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्टोर कर लिया है। तुम जब इससे एक्सेस करना चाहोगे, इस सॉफ्टवेयर के बोलोगे कि भाई हमको इस टाइप का डेटा दे दो, मतलब कि एज्यूम करो हम एक चीज क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है। अब उस क्लास में मान लो टोटल 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स में एग्जाम हुआ कंडक्ट, और उसमें रफली मान लो कि सबका अलग अलग परसेंटेज आया होगा, ठीक है। तो मान लो कभी ऐसा जरूरत हो जाए कि ठीक है जिसका 80% से एबव आया है, जिसका 80% से एबव आया है, मान लो उसको कुछ स्कॉलरशिप मिलना है, ठीक है। तुम क्या बोलोगे, ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे कि सुनो जिसका जिसका 80% से ज्यादा मार्क्स है वो सब डेटा हमको चाहिए, वो सब डेटा हमको चाहिए। कैसे तुम बोलोगे, उसको बोलोगे कैसे, एक कमांड लिखना पड़ेगा, वहां पर एक क्वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए डीबीएमएस में हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसक्यूएल पढ़ते हैं, ठीक है, एसक्यूएल, ठीक है। ये क्या होता है, क्वेरी का एक फॉर्मेट है, क्वेरी का और भी फॉर्मेट है, जैसे रिलेशनल अलजेब्रा होता है, रिलेशनल कैलकुलस होता है, और भी फॉर्मेट है। मतलब क्या, जब हम क्वेरी करें, कुछ पूछेंगे उस सिस्टम से कि इस पर्टिकुलर टाइप का डेटा हमको चाहिए, ये जो सिस्टम है डीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कम टाइम में मेरा रिक्वायर्ड डेटा को दे सकता है। और नॉर्मली अगर हम करें तो, अगर नॉर्मली हम स्टोर करने जाएंगे, नॉर्मली हम स्टोर करने जाएंगे बिना डीबीएमएस के, बिना इस मैनेजमेंट सिस्टम के, डायरेक्टली अगर सिस्टम में हम स्टोर कर रहे हैं, अगर छोटा डेटा है, डेटा मान लो छोटा है, ठीक है, तब क्या होगा, अगर छोटा डेटा है, जैसे मान लो क्या कि 500 पर आदमी का ही डेटा है, ठीक है, एक पीडीएफ में स्टोर करते हैं, पीडीएफ में भी हम सर्च कर ही लेते हैं, नाम से सर्च कर लेते हैं, ऐसा ऐसा सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एक पीडीएफ होता है, नॉर्मल पीडीएफ में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल पीडीएफ में मान लो पावर पॉइंट में एक टेबल बना है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है। तो छोटा जब डेटा रहेगा, जैसे केबी में साइज रहे या फिर एमबी में साइज रहे, तो छोटा डेटा को आराम से डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब डेटा ज्यादा बड़ा होगा, नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा होगा, जैसे क्या, गेट के पास में जो डेटा है, गेट के पास में क्या है, टोटल अगर फॉर्म भरा रहा है तो रफली मान लो 10 लाख फॉर्म फिलअप हो गया सारा ब्रांच लेकर, तो 10 लाख कैंडिडेट का टोटल डेटा को रखना एक बड़ा चीज हो गया है,
ये उतना आसान खेल नहीं रहा। 10 लाख कैंडिडेट का एक डेटाबेस बनाना, उसको डायरेक्टली स्टोर करना, अगर 10 लाख को हम स्टोर कर लेते हैं डायरेक्टली, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बहुत सा डेटा का रिपीटेशन हो सकता है, सेम डेटा का रिपीटेशन हो जाए, कहीं कहीं सेम डेटा का रिपीटेशन होगा। देखो क्या रिपीटेशन होगा, हम बता रहे हैं कैसे। मान लो उसमें तुम कैटेगराइज करना चाह रहे हो, फॉर्म तो आ गया, तुम कैटेगराइज करना चाह रहे हो कि आगे कंप्यूटर साइंस का जितना भी स्टूडेंट है उसका एक जगह में स्टोर कर लो, ठीक है। एक और चीज तुम क्या बोल रहे हो कि सेंटर भी तो एलोकेट करना है, सेंटर भी एलोकेट करना है ना, कि एग्जाम का सेंटर क्या होना चाहिए। अब सेंटर एलोकेट करने के लिए तुम क्या बोल रहे हो कि दिल्ली का जितना भी स्टूडेंट है उसके लिए एक अलग टेबल बना दो, ठीक है। अब बताओ, तुम पहले कंप्यूटर साइंस का बनाए थे, ठीक है, मान लो ऐसे ही सिविल का भी बनाए, मैकेनिकल का भी बनाए, अब उसको तुम दिल्ली के भी लिए भी बनाए हो, तो दिल्ली में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होगा जो कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई किया होगा, जो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया है। मतलब क्या, जब दिल्ली के लिए तुम बनाए हो एक डेटा अलग से, एक अलग से फॉर्मेट बनाकर स्टोर किए हो इस डेटा को, कि दिल्ली का जितना भी स्टूडेंट अप्लाई किया है, क्योंकि दिल्ली में हमको सेंटर एलोकेट करना है, ठीक है, तो दिल्ली का स्टूडेंट का एक जगह डेटा रह रहा है, ठीक है, एक जगह कंप्यूटर साइंस का, तो बहुत सारा दिल्ली का स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई किया था, तो यहां भी वही डेटा है, वहां भी वही डेटा है, सेम डेटा तो है, ठीक है, सेम डेटा है। तो इस टाइप के ऐसा नहीं, एक हम ओवरऑल रफली हम बता रहे हैं क्या, कि ये जो रिपीटेशन डेटा का होगा, रिपीटेशन जो डेटा का होगा, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, कि रिपीट हो रहा है सेम चीज। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कुछ और है। हमें समझाने के लिए एग्जांपल हम दे रहे हैं कि रफली समझो क्या, कि रिपीटेशन, सेम डेटा का रिपीटेशन होना, सेम डेटा का रिपीटेशन होना, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब बिना मतलब के दो बार स्टोर कर रहे हैं, इस एग्जैक्टली सेम चीज नहीं हो रहा होगा, यहाँ कुछ और हो रहा होगा, लेकिन अभी बेसिकली हम समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल हम दे रहे थे, ठीक है। आगे क्या होगा हम देखेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब डीबीएमएस का यूज करोगे, डीबीएमएस का जब यूज करोगे तो एक ही टेबल रहेगा, टेबल एक ही रहेगा, ठीक है। तुमको जब चाहिए, जब ऐसा चाहिए कि दिल्ली का स्टूडेंट चाहिए, जिसका एड्रेस दिल्ली है, ठीक है, वो दिल्ली का स्टूडेंट तुमको दे देगा, डेटा सेम ही है, डेटा स्टोर एक ही जगह हुआ, तुमको आउटपुट दिल्ली का स्टूडेंट मिल गया। जब कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो तुम क्वेरी डालो कि भाई हमको कंप्यूटर साइंस का चाहिए स्टूडेंट, तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट का आउटपुट दे दिया। मतलब क्या है, अलग अलग स्टोर करने का जरूरत नहीं है, स्टोर एक ही जगह हो रहा है। एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को जब तुम कमांड दे रहे हो, उस सॉफ्टवेयर से जब तुम पूछ रहे हो कि हमको चाहिए इस टाइप का डेटा, इस टाइप का डेटा चाहिए, तो ऐसा डेटा तुमको दे रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। बस यही चीज है कि सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, कि कम टाइम में, पहला क्या कि कम टाइम में हम लोग को ये एक्चुअल डेटा दे सकता है, ठीक है। ये स्टोरेज भी कम कंज्यूम करेगा, क्यों, क्योंकि रिडंडेंसी को रिमूव करेगा ये, ठीक है। सेम डेटा को बार बार स्टोरेज नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पेस को सेव कर रहा है और टाइम को सेव कर रहा है, स्पेस और टाइम दोनों ही सेव कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। जब कभी डेटा का साइज बहुत ज्यादा रहे, जैसे क्या, मान लो टीसीएस एक कंपनी है, टीसीएस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो सारा एम्प्लॉइज का अगर डेटा को स्टोर करना है, कैसे स्टोर करेंगे, अगर नॉर्मल जब सिस्टम में स्टोर करेंगे तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है, क्या, फिर सर्च करते टाइम वहां टाइम ज्यादा लग जाए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या, कहीं सेम डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा हो, सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा हो, वहां भी हो सकता है सेम डेटा रिपीट, ठीक है। जैसे क्या, तुम एक ऐसा बना रहे हो क्या कि एक टोटल डेटाबेस है, जितना एम्प्लॉई है उतना, जितना एम्प्लॉई है उतना, ठीक है। एक और कर रहे हो क्या कि जो 3 साल तक का एक्सपीरियंस हो उसके लिए अलग टेबल बनाए हो, तो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है, जो ओरिजिनल डेटा टोटल डेटा में भी तो है, एक 3 साल का एक्सपीरियंस वाला टेबल अलग से बनाए। सेम चीज है जो मेन टेबल में भी है, जो टोटल वाले में, और सेम डेटा है जो 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले में है। समझ रहे हो बात को। तो रिपीटेशन हुआ, तो डेटा को रिपीटेशन, डेटा का जो रिपीटेशन होता है इसको हम लोग रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो डीवीएमएस सॉफ्टवेयर है हम लोग का, ये करता क्या है कि सिस्टम और यूजर के बीच में रहता है। सिस्टम, मान लो यहाँ सिस्टम है और यहाँ पर यूजर है, ठीक है, यहाँ सिस्टम है, यहाँ यूजर है, इसके बीच में लाई कर रहा है क्या,
DBMS, ठीक है। यहाँ सिस्टम से इस तरीके से कनेक्टेड है, यूजर से इस तरीके से कनेक्टेड है। यूजर को कुछ स्टोर करना है, DBMS को डेटा दिया, बोला कि तुम स्टोर कर लो, ये अपना स्टोर कर लिया। कैसे स्टोर किया, यूजर को जानना भी नहीं है, यूजर को जानना ही नहीं है, तुम स्टोर कर लो, हमको क्या दिक्कत है। यूजर का ट्रस्ट है टोटल, क्या भाई, कि ये स्टोर करेगा तो जब हमको रिक्वायरमेंट होगा तभी ओरिजिनल डेटा हमको दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे स्टोर कर रहा है वो जाने, स्टोर कैसे करने वाला होता है, टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है, वो भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। जब सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे तब हम बताएंगे। तो एक बेसिक हम बताए, क्या बेसिक हम क्या बताए कि डीबीएमएस सब्जेक्ट में क्या क्या, मतलब इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। और देखो सिंपल जो चीज हम बताए कि टीसीएस में अगर डेटा को स्टोर करना है तो इसका यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक्सपर्ट इंजीनियर जिसको डीबीएमएस का नॉलेज हो उसको जॉब भी मिलेगा। समझ रहे हो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि डीबीएमएस का यूज होगा ही सबके सब कंपनी में, सबके सब कंपनी करने वाला है। मतलब क्या कि डीबीएमएस का नॉलेज जो है, एक्सपर्टीज जो है, उसको जॉब भी मिलेगा वहां पर। बस यही हम बताना चाह रहे हैं कि इससे डायरेक्ट जॉब इंटरव्यू के लिए भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट तुम्हारा ये अच्छा रहेगा तो डायरेक्टली जॉब मिल सकता है, क्योंकि सब कंपनी में इसका पोजीशन होता है। जिसका डीबीएमएस का नॉलेज है सब कंपनी में इसका पोजीशन होता है। मतलब क्या, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिए भी जरूरी है। और अगर गेट एग्जाम दे रहे हो तो 10 मार्क्स का वेटेज है ही, गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन अगर इंटरव्यू भी देना है, गेट नहीं देना है, टारगेट क्या है, किसी आईटी सेक्टर में चले जाए, किसी कंपनी में डायरेक्टली चले जाए जॉब करने के लिए, तब भी कर सकते हो क्या कि डीबीएमएस अच्छे से पढ़ लो, टोटल 100% जॉब मिलेगा, केवल इससे जॉब मिलेगा, बाकी रिमेनिंग कोई सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, ठीक है। और अगर गेट करना चाहते हो, कुछ और बड़ा अचीव करना चाहते हो तो गेट करो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हर चीज बताएंगे ही, जो भी रिक्वायर्ड है सारा कुछ हम बता रहे होंगे यहाँ पर, एकदम बेसिक से। कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं, हम बताया ना कि क्या स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा, नहीं करेगा, क्या कुछ क्वेरी हो रहा, हर चीज हम बताएंगे। इसका डीबीएमएस का डी भी नहीं आ रहा होगा ना तब भी समझ में आएगा, हर चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़ो, इस सब्जेक्ट में 60 आवर्स हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, हो सकता है 65 भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी टाइम लगे। कि मेरा पर्पस होगा क्या कि सब टॉपिक को सही तरीके से समझाते चले, साथ में जो वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन का पॉसिबल, जो गेट एग्जाम में आ सकता है या फिर पहले आया है जिस फॉर्मेट का, उस फॉर्मेट को भी हम सॉल्व करवाते चले, ताकि ये भी समझ में आ जाए साथ साथ कि अच्छा ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम होता है, और इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर होता क्या है कि यूनिवर्सिटी वाले में क्या है कि वो एक कॉन्वेंशनल तरीका ही जानेंगे कि इस तरीके से सॉल्व करना है, उनको पेपर में लिखना है वहां पर, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है। लेकिन गेट में क्या चाहिए कि कॉन्वेंशनल तरीका तो आना चाहिए, लेकिन साथ में शॉर्टकट भी आना चाहिए कि कम टाइम में कैसे इसको हम सॉल्व कर ले, टाइम को सेव करना, टाइम सेविंग भी आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बोल लो उसको, टाइम मैनेजमेंट बोल लो, ठीक है। तो कम टाइम में सेव भी करने आना चाहिए, मतलब कम टाइम में सॉल्व करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम हर चीज बता रहे होंगे कि कॉन्वेंशनल तरीके से किस तरीके से काम कर सकते हो, शॉर्टकट के क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पॉसिबल है शॉर्टकट, वो सब कुछ हम यहाँ बता रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ आज हम मेनली बताने वाले हैं क्या, आज ये इंडेक्स हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा, अगला जो क्लास होगा, वहां से एकदम स्टार्ट करेंगे सिलेबस हम लोग अपना, ठीक है। तो देखो मेनली क्या हम लोग का है सिलेबस में क्या कि देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताएं कि डीबीएमएस क्या होता है, जैसे एक बेसिक थोड़ा सा लाइट एक दो सेंटेंस आज हम बोले डीबीएमएस का यूज हम क्यों कर रहे थे, थोड़ा सा और डेप्थ में कि डीबीएमएस क्यों यूज कर रहे हैं, थोड़ा और डेप्थ में इसको समझाएंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद में क्या है इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, मतलब क्या डीबीएमएस जो है, जब डीबीएमएस एग्जीक्यूट हम किसी सिस्टम में करेंगे तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स भी होता है, ठीक है, कि डीबीएमएस जिसके हेल्प से एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर है ना, डीबीएमएस क्या बोलो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या है कुछ सेट ऑफ रूल्स है, क्या क्या चीज हम यूज कर रहे होंगे इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए, किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे होंगे, क्या क्या डेटा में हम देखेंगे जिसके हेल्प से हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ हम यहाँ बता रहे होंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स में,
ठीक है। यहाँ पर क्या क्या देखेंगे भाई कि डेटा का कुछ मॉडल होता है, एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स सिंपल जैसा क्या, क्लास का कोई है तो नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्या एड्रेस हो गया, फोन नंबर, ये सब नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, क्या कॉलम जो होता है एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और एक डेटा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो डेटा है कि नाम इतना हो गया, रोल नंबर इतना है, उसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, एड्रेस इतना है, ये हो गया टपल, ठीक है। मतलब क्या है, एक डेटा हो गया इसके लिए, ठीक है, एक टपल हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। मतलब रो जो होता है रिकॉर्ड होता है और कॉलम होता है जो क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो सारा कुछ हम बता रहे होंगे, सब कुछ बताएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं भी बता रहे हैं तो हाँ सब कुछ बताएंगे। जो थ्योरी हम जब स्टार्ट करेंगे अगला क्लास से तो हर चीज हम कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा मॉडल, क्या क्या टाइप का डेटा मॉडल होगा, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कीज क्या होता है, ठीक है। कीज क्या होता है, कीज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पर। तो की के हेल्प से ही सारा खेल यहाँ चलेगा, की के हेल्प से ही सारा खेल यहाँ चलने वाला है, ठीक है। एकदम आराम से समझाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं आता है ना कि मतलब कुछ नहीं जानते हो क्या की है, कौन सा चाबी, मतलब क्या, कौन सा ताला का चाबी है, ठीक है। की क्या है, चाबी है या फिर कुछ और है, सब कहानी बताएंगे, पूरा कहानी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं आता, आराम से बस 65 आवर्स तुम दे दो, 65 आवर्स दे दो, उसके बाद में एट द एंड तुम बंद कर देना नोट्स को, सोचना केवल कि अच्छा समझ में आया कि नहीं। तो पहला क्लास से लेके एंड क्लास तक एक बार रिकॉल करके देखना, फील आएगा तुमको कि अच्छा डीबीए में समझ में तो आ गया अच्छा से। फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, प्रीवियस भी सॉल्व कर लेना, हो गया, ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन बना लिए, एट लास्ट जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो उसके 2-3 महीना पहले, अब तो अभी तो एक 22 का एग्जाम है ही, लेकिन अब तो इसमें टाइम है नहीं, 1 वीक ही रहा है, ठीक है। 23 के लिए हम बता रहे हैं, जो लोग 23 में एग्जाम देना चाहते हैं उन लोग के पास में सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। कि थ्योरी को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिए, थोड़ा क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लिए, उसके साथ में टेस्ट सीरीज दे लिए, तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। हम एकदम कोऑपरेट करेंगे, हर चीज हम बताएंगे, जितना हेल्प हो सकता है। और जो रिक्वायरमेंट है एज ए स्टूडेंट क्या रिक्वायरमेंट होता है उसको हम ध्यान में रखते हुए सारे सिलेबस को हम बनाए हुए हैं, ठीक है। कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से एग्जाम का अच्छा बेटर प्रिपरेशन हो सकता है, वो सारा सोच कर ही हम बनाए हैं। और जो जो एकेडमिक्स में जरूरत है, जो जो एकेडमिक्स में जरूरत होगा, सारा कुछ हम ऐड करेंगे इसमें, सारा कुछ ऐड होगा। जैसे टेस्ट सीरीज भी आने वाले टाइम में ऐड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज ऐसा रहेगा जो एड ऑन हम करने वाले हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सारा चीज वो सभी करेंगे साथ में, ठीक है। तो इसके साथ में जो भी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट का, ठीक है। जैसे डाउट के लिए भी क्लास रहेगा, कि कोई डाउट हो गया स्टूडेंट को तो कहाँ पूछेगा भाई, तो उसके लिए अलग से क्लास रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, जहां पर जितना लोग को डाउट है एक पर्टिकुलर टाइम में आकर सब अपना अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्योंकि अपना डाउट जो पूछा उसके बारे में तो जान ही गया, लेकिन दूसरा आदमी भी कोई डाउट पूछ रहा है तो वो भी नॉलेज हो गया। हो सकता है वो डाउट पूछ रहा है, इसको नहीं आ रहा हो, ठीक है, उसके बारे में भी जान गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एकदम आराम से डाउट सॉल्विंग सेशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार सिलेबस क्या अप्रैल के बाद ये सब करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद में ये सब हम करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या 23 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एकदम बेस्ट सुटेबल प्लेस पर आए हो, हर चीज एकदम सही तरीके से मिलेगा, मटेरियल आराम से पढ़ाई करो। अब बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा, ये बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ाई करो। यह क्या हो गया तब, डेटा मॉडल, एट्रीब्यूट्स, कीज, रिडंडेंसी क्या होता है, रिपीटेशन, एक तरीके से बेसिक बता रहे हैं रिपीटेशन, और किस तरीके से होगा हम देखेंगे। डीवी एनोमलीज क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, मेंबरशिप टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं मेंबरशिप टेस्ट, मिनिमल कवर और कैनोनिकल कवर क्या होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन करते समय लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का क्या रोल रहता है, क्यों ऐसा देखा जाता है कि लॉसलेस होना चाहिए और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होना चाहिए, सब कुछ हम बता रहे होंगे, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या है, एक बेसिक है, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक जानते हो क्या है, ये बेसिक है, एकदम बेसिक है, जहां से क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। 2 नंबर या 4 नंबर भी कभी आता है, यहां से क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, एक ईआर मॉडल होता है, ठीक है। ये क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल,
ठीक है। अब ईआर डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या क्या कंपोनेंट इसमें होता है, रिलेशनशिप सेट कैसा होता है, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स क्या क्या चीज होता है, मिनिमम रिलेशनल टेबल क्या होगा, सेल्फ रेफरेंशियल क्या होता है, वीक एंटिटी सेट क्या होता है, इस सारा चीज को, इससे और भी बहुत सारा चीज है जो कि यहाँ लिस्ट नहीं किए हैं। एक बेसिक बेसिक जो हेडिंग रहा है बस उसको यहाँ पर हम लिस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन ईआर मॉडल में जो भी रिक्वायरमेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज हम बता रहे होंगे, हर चीज हम बता रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई, इसको हम क्यों यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज क्यों होता है, ठीक है। और क्या क्या टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है, कितना टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। सारा कुछ हम लोग देख रहे होंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म्स क्या है, 1 2 3 BCNF 4 5 6 NF, इतना सारा नॉर्मल फॉर्म्स होता है। इस सबको हम लोग देख रहे होंगे विथ एग्जांपल देखेंगे ये सबको, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से सर्च करना है, कुछ डेटा को स्टोर किया तो सर्च कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए क्वेरीज लिखना पड़ता है हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे भाई, फॉर्मेट देखो अलग अलग है कि रिलेशनल अलजेब्रा है, एसक्यूएल है, रिलेशनल कैलकुलस है, ठीक है। इसमें क्या क्या हम यूज कर रहे होंगे, अगर रिलेशनल अलजेब्रा यूज करें तो प्रोजेक्शन होगा, सिलेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, रीनेम, इंटरसेक्शन, ज्वाइन, डिवीजन, ठीक है। ये सबको हम लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। किस तरीके से इंप्लीमेंट करके क्वेरीज हम लोग फॉर्म करेंगे, फ्रेम करेंगे क्वेरी को, ये सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल का अगर सही नॉलेज रहेगा ना तब तुमको जॉब मिल जाएगा, एकदम एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि तुम जितना पढ़े हो उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे टीओसी सब्जेक्ट क्या है, उसको तुम डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि डायरेक्टली आईटी सेक्टर में डीबीएमएस का यूज है, एकदम डायरेक्ट यूज है इसका, ठीक है। इसका एकदम इंप्लीमेंटेशन है, डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब क्या है, जॉब प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट किसी भी हालत में स्किप मत करना, किसी हालत में स्किप मत करना, चाहे गेट के लिए कर रहे हो तब भी, या फिर तुम जॉब के लिए कर रहे हो तब भी। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर यहां से क्वेश्चन आ जाएगा और सही से पढ़े हो, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बना दोगे। यही चीज क्या है, एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं बने, कुछ ऐसा टिपिकल केस दे दे, वहां पर 100% एक्यूरेसी नहीं बोल सकते हो। टीओसी में क्या है, टीओसी में मान लो ऐसा बोल दे रहा है क्या, जो कोई उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसे क्या कि मेंबरशिप या डिसाइडेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, क्या कि कोई सिचुएशन दे दिया, बोल रहा है कि ये डिसाइडेबल है या नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज वहां हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर है और 100% सही है, यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कुछ भी, ठीक है। एकदम 100% एक्यूरेट आंसर है और सबका आंसर भी आएगा, ठीक है। इसलिए आसान सब्जेक्ट है और मेरा कोशिश क्या होगा कि हर टॉपिक को कवर करें, अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस कवर करना है, हर टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि पैरेलल में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो क्या है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, मतलब क्या, जो स्टोर किया गया है, जो स्टोर किया था डेटाबेस को, जैसे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये क्या किया, सिस्टम में स्टोर किया डेटा को, तो स्टोर किस तरीके से कर रहा था, स्टोर कैसे हो रहा था, कैसा स्टोरेज किया था कि इसको सर्च करना इजी हो गया था इसके लिए, कैसे स्टोर किया था, ठीक है। वो स्टोर करने का जितना भी तरीका होगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में, नॉर्मली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। तो किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को यहां यूज किया जाएगा, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेटा सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे थे कि एरे हो गया या लिंक लिस्ट हो गया या बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है, एवीएल ट्री हो गया, ठीक है। यहां पर उसी टाइप से क्या देखेंगे कि बी ट्री एक होगा, एक बी प्लस ट्री होगा। बाइनरी से बी ट्री हम क्यों आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, तो सारा कुछ देखेंगे। और भी बहुत सारा है कि किस तरीके से इंडेक्सिंग कर रहे हैं, डेटा को कैसा इंडेक्सिंग कर रहे हैं ताकि आसान तरीके से सर्च हो जाए। सिंपल एक लॉजिक जान लो कि कहीं भी अगर बोल रहा है कि सर्च करना है, स्टोर करो सर्च करो, तो याद करना कि मेडिकल शॉप जो होता है, दवा का दुकान होता है, केमिस्ट का,
वहां देखना तुम कोई भी दवा मांगो वो जाएगा लेकर आ जाएगा तुरंत में, इतना दवा होता है। हम बच्चा में जब देखते थे इन लोगों को सोचते थे क्या आदमी है, मशीन है, ये तो सब कुछ याद है कौन दवा कहाँ रखा हुआ है। बहुत दिन बाद जब एक पूछे तब बताया क्या कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है दवा, रफली अगर बोला जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। डिक्शनरी में कैसे वर्ड को तुम सर्च करोगे, सेम वही वहां भी है। जो मेडिसिन है उसका नाम है, वो डिक्शनरी टाइप से सर्च कर लेगा, बस यही चीज है। और अगर एक दवा का एक अगर मान लो कोई दवा है उसके जगह पर कोई और भी दवा है तो नाम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहता है वो लोग का। मान लो जैसे एक कंपनी का कुछ मेडिसिन है, ये फीवर का एक मेडिसिन है, दूसरा कंपनी का फीवर का मेडिसिन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नाम रख देता है ताकि सर्च करना आसान हो जाए, सर्च करना आसान हो जाए। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाए कि सर्चिंग आसान हो जाए, बस इसके लिए ही है फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। और यहां से भी 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये अच्छा खासा वेटेज का टॉपिक है। ठीक है, इसलिए हम अच्छे से बताएंगे, आराम से समझना, समझ में भी आएगा। क्या क्या चीज रहेगा भाई, एक होता है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग, डेंस इंडेक्स, स्पार्स इंडेक्स, सर्च की, प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, मल्टी लेवल इंडेक्स, डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स, बीएसटी जिसको बैलेंस्ड ट्री बोलेंगे, एवीएल, बी ट्री, बी प्लस ट्री। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देख रहे होंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्सिंग टॉपिक में। ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझना, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक और चीज क्या आएगा, ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ट्रांजेक्शन और कॉन्करेंसी का अगर बेसिक समझा जाए तो जानते हो क्या चीज है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा शायद तुम लोग के पास साथ में भी कि तुम किसी को पैसा सेंड कर रहे हो, ठीक है, तुम किसी को पैसा सेंड कर रहे हो, तुम्हारा पैसा कट गया, या फिर तुम रेलवे का टिकट ही कर रहे हो, या फिर कोई कहीं भी पेमेंट कर रहे हो मान लो, तो पैसा तुम्हारे अकाउंट से कट गया है, पेमेंट नहीं हुआ, लिख रहा है पेमेंट फेल्यूर, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट गया है। फिर क्या नोटिस करोगे कि 2-4 दिन या 5 दिन में वो खुद ही रिफंड आ जाएगा। अगर नहीं आया 1 वीक में या 15 डेज में, तो बैंक में जाकर के एप्लीकेशन दे दो, जो ब्रांच है तुम्हारा उस ब्रांच में, फिर बाद में वो पैसा आएगा। नहीं तो मतलब 99.9% चांस ऐसा रहेगा कि खुद ही वापस आ जाएगा। रेयरली ऐसा होगा कि तुमको एप्लीकेशन देने का जरूरत भी पड़े। खुद ही कैसे आ गया, कौन आदमी कर रहा था ये काम, कोई आदमी कर रहा था क्या? एक ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, इसके अंदर में बहुत सारा रूल है, बहुत सारा रूल है। ये कॉन्करेंट प्रोसेस अगर है, कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है कि एक साथ में पैरेलल बहुत सारा प्रोसेस को रन करना। डेटाबेस तो एक ही जगह है, अगर सेम डेटाबेस में बहुत सारा प्रोसेस रन कर रहा है तो बहुत सारा प्रोसेस है जो एक्सेस भी करना चाहेगा डेटाबेस को। ठीक है, मान लो एक हम डेटा लेकर रखे हैं कि ए का वैल्यू वेरिएबल ए है, ए का वैल्यू 20 है। एक प्रोसेस P1 बोल रहा है कि हम राइट करने जा रहे हैं, ए का वैल्यू 20 से 25 कर देंगे, और एक P2 प्रोसेस है वो क्या बोल रहा है कि नहीं हमको रीड करना है, अभी का वैल्यू कितना है, ए का अभी तो वैल्यू 20 है। अगर P1 को हम पहले एग्जीक्यूट कर दिए तो ए का वैल्यू क्या बना देगा, 20 से 25 कर देगा। अब अगर रीड करेगा P2, इसको 25 वैल्यू मिलेगा। या फिर एक और केस क्या है कि अगर P2 को हम पहले रीड करवा लेते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं P2 को, तो रीड कितना कर रहा है 20, बाद में जाकर अपडेट कर रहा है P1, 20 से 25 कर दिए, मॉडिफाई कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, तो किस तरीके से सही आंसर आना चाहिए, कैसे हम कंकरेंट प्रोसेस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाएं, कुछ आउटपुट में गड़बड़ नहीं हो, कुछ आउटपुट में गड़बड़ नहीं हो। मतलब क्या कि तुम्हारा पैसा रिफंड आ जाए तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारा पैसा जो कट गया था रिफंड आ जाए। समझ रहे हो बात को? बस यही सब चीज है। क्या क्या चीज है डिटेल में देखेंगे जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे, तब हम ट्रांजेक्शन टॉपिक में देख लेंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, साथ में कॉन्करेंसी कंट्रोल कैसा होना चाहिए, कॉन्करेंट प्रोसेस है तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या क्या है,
इसमें एसिड प्रॉपर्टीज है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट है। रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ही बताता है कि तुम्हारा पैसा आएगा, रिकवर कर गया फिर से, थोड़ा सा बढ़ा ट्रांजेक्शन में, ठीक है, तुम्हारा अकाउंट से पैसा कटा। चाहिए क्या था कि जहां पर उस पैसा को सेंड करना है वहां सेंड किया, लेकिन हुआ क्या कि तुम्हारा अकाउंट से पैसा कट गया, थोड़ा आगे चल गया प्रोसेस, और पैसा जहां भेजना है वहां पर नहीं भेज पाया। रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट क्या बोला कि सुनो, कंप्लीट था कब तुम्हारी प्रोसेस होता, इस प्रोसेस को बोलेगा कंप्लीट कब तुम होता, तो ये बोलेगा कि उसको पैसा भेज दे तब कंप्लीट होते हैं। इसको बोलेगा तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तुम बैक चले जाओ, रोल बैक कर जाओ, रिवर्स में चले जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो तुमसे पैसा कटा है, रिवर्स में जाएगा तो तुम्हारे में पैसा डालते हुए जाएगा रिवर्स में, फिर से स्टार्टिंग पर आ गया है। तो यही चीज रोल बैक होता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग किस तरीके से काम करता है, सारा कुछ देखेंगे। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना, हर साल एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चन भी रहे, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। इसलिए एकदम इसको अच्छे से पढ़ना। यही क्या है, रिकवरी मैनेजमेंट देख लीजिए। फिर ट्रांजैक्शन स्टेट्स क्या क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, जिसमें सीरियल और कॉन्करेंट शेड्यूल होता है। क्या बहुत सारा कॉन्करेंट प्रोसेस होगा तो उसको शेड्यूल करना होगा, कौन पहले कौन बाद में एग्जीक्यूट करे, इसके लिए ही है। कुछ सीरियल शेड्यूल होता है, कॉन्करेंट शेड्यूल होता है। फिर सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, सीरियल एंड कॉन्फ्लिक्ट व्यू कॉन्करेंट, ये सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, इसको भी समझेंगे हम लोग किस तरीके से मतलब सीरियलाइज करते हैं। एक प्रोसेस में मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहा है पैरेलल में, तब उस केस में टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होता है, रिकवरेबिलिटी क्या होगा, जिसमें कि ई रिकवरेबल होता है, कैस्केडलेस रोलबैक होता है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होता है, सारा कुछ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक होगा लॉकिंग प्रोटोकॉल, सिंगल मोड, मल्टी मोड, टू फेज लॉकिंग। अच्छा एक सेकंड, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इसको हटा दो, चलो। ये क्या है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। क्या ये सब होता है हम सब कुछ बताएंगे। लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, लॉकिंग मतलब क्या है, डेटा को लॉक कर देना है। क्या कोई अगर राइट करने जा रहा है तो डेटा को लॉक कर दिया, क्यों, बीच में कोई रीड ना कर ले, ठीक है। वो इस टाइप का ही चीज होता है, ठीक है। कैसे काम कर रहा होगा एक्चुअली जब कंटेंट से बता रहे होंगे थ्योरी, वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। एक और होता है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये भी एक तरह का है जो ट्रांजैक्शन के लिए ही है, ये कॉन्करेंसी कंट्रोल में ही आता है। क्या जैसे टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, उसी तरीके से टाइम स्टैम्प ऑर्डर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, या फिर इसको लिख सकते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल लिख सकते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अरे यार इसको कहां से आ गया है, किसको हटा लेते हैं, चलो ठीक है। तो जितना भी चीज हम लोग देखने वाले हैं, जो इस सब्जेक्ट में 65 आवर्स में जो कुछ भी करने वाले हैं, सारा का इंडेक्स हम बता रहे हैं। अभी बताए कि क्या कुछ करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट 65 आवर्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। एक बेसिक ओवरव्यू देखिए हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक्चुअल में इसका इंट्रोडक्शन अगला क्लास में हम बता रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, देखो इंट्रोडक्शन है, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद में जो भी सिलेबस है इंट्रोडक्शन ओवर होगा, इसके बाद में इसी सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सीक्वेंस इस तरह जरूरी है, क्योंकि इस सीक्वेंस में अगर समझोगे ना तो आसान रहेगा समझना। इस सीक्वेंस में समझना क्या है, थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। तो यही मेरा कोशिश रहेगा कि अच्छे से पढ़ो फिर, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एकदम नए तरीके से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। हर चीज समझते जाएंगे, जितना पॉसिबल क्वेश्चंस होगा सारे टॉपिक में, सारा कुछ हम लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड जब सब्जेक्ट हो रहा होगा, एट द एंड तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि डीबीएमए से तुमको हम साइंटिस्ट बना देंगे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये जरूर बोल रहे हैं और 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर मेरा कंप्लीट लेक्चर देख लेते हो, कंप्लीट लेक्चर अगर देख लेते हो, तो गेट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 99.99% चांस है कि गेट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी गया, एक आध क्वेश्चन आ गया, तो कोई सब्जेक्ट में ही तो आएगा। अरे 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट में मान लो कि क्वेश्चन आया भी, तो कितना गया,
कोई 1 नंबर का क्वेश्चन जाएगा, कोई 2 नंबर का, रफली मानो 15 नंबर, 85 मार्क्स फिर भी आया। 85 मार्क्स, 85 में अगर 10 कहीं गलती भी हुआ तभी 75, 75 तब भी 75 आ गया तो निकल गया, काम हो गया। 75 अगर आ गया मार्क्स, पहुंच गए हो जहां जाना चाहिए था गेट से, उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अब उससे ज्यादा के लिए नाम के लिए चाहिए कि नहीं भाई रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5, वो अलग चीज होता है। उसके लिए क्या कि साथ में जितना अभी हम बता रहे हैं सबको और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही है कि गेट का जो टॉप 100 रैंक तक हम पहुंचा दें, टॉप 100, टॉप 50 रैंक तक हम पहुंचा देंगे। इस तरीके से हम कंटेंट्स बताएंगे। बाकी तुम्हारा साथ में है, किस तरीके से तुम साथ देते हो। मेरा 100% रहेगा कमिटमेंट, और हम टाइम देंगे या टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज को एकदम आसान तरीके से, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो भी पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज हो सकता है उस लैंग्वेज में हम समझा रहे होंगे और टोटल सिलेबस कवर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब टाइम के चलते थोड़ा फास्ट हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इसका रीजन एक और भी है क्या, कि यहाँ पर बहुत सारा जो टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है, वो क्या है कि एक दूसरे से उतना ज्यादा इंटरलिंक्ड नहीं है, उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अब नया टॉपिक आएगा तो फिर हमको स्लो बताना पड़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम सोच कर क्या चलते हैं, जो पढ़ने वाला है उसको कुछ भी नहीं आता है टॉपिक, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, 1 घंटा 2 घंटा कोई भी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे थोड़ा ज्यादा स्लो लग सकता है, लेकिन आगे देखते रहना, जब प्रॉपर एक बेसिक ओवरव्यू हम बता रहे होंगे उसके बाद में प्रॉपर स्पीड में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा। कहीं डाउट कुछ लग रहा है, एक बार रिप्ले कर लेना, एक बार रिप्ले कर ले, उतना ऑप्शन है ही। ठीक है, चलो पढ़ो, फिर अच्छे से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।